सो वेलकम बैक क्लास अगेन। सो अब हम टाइप्स ऑफ ऑफर का आज पार्ट 2 है जो इस क्लास में हमने कवर किया हुआ है। ओके, सो हमने पहले देख चुके हम पिछली प्रीवियस क्लास में कि जो टाइप्स ऑफ ऑफर हैं हम उन्हें 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला तो है हमारा हाउ मेड का, उसका हमने पिछली क्लास में देख लिया है। दूसरा जो है हमारा वो है हमारा टू होम मेड, किसको किया जाता है। अब आज है जो वो है अदर टाइप्स ऑफ ऑफर। पहली 2 कैटेगरी हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, तो आज की कैटेगरी है अदर टाइप्स ऑफ ऑफर, जिसके बारे में आज की क्लास बेसिकली है। ओके, सो अदर टाइप्स ऑफ ऑफर्स में सबसे पहला हमारा जो ऑफर है वो है क्रॉस ऑफर। ओके, सो क्रॉस ऑफर आप ऐसे समझिए, क्रॉस है, इससे याद रखना। ठीक है, क्रॉस ऑफर मतलब 2 पार्टीज एक दूसरे को एक ही चीज का सिमिलर टर्म्स पे ऑफर देती है साइमल्टेनियसली, और जो 2 पार्टीज एक दूसरे को देती है उनको ये नहीं पता कि हम एक सपोज ए पार्टी बी पार्टी को दे रही है तो और बी पार्टी ए पार्टी को दे रही है, तो ए पार्टी को नहीं पता कि बी पार्टी भी यही चीज के रिगार्डिंग ऑफर दे रही है, और ए पार्टी को नहीं पता कि बी पार्टी भी यही चीज के रिगार्डिंग ऑफर दे रही है। ठीक है, तो दोनों पार्टीज जो एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं उनको ये नहीं पता कि हम दोनों एक ही चीज का एक ही टर्म्स पे आपस में एक दूसरे को एक साथ ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। क्या है क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर एक वो तरह का ऑफर है जब 2 पार्टीज इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से अननोइंगली बिना जानते हुए आइडेंटिकल एक ही तरह का ऑफर एक दूसरे को दे देती है। ठीक है, तो ये है। अब मान लो ए ने बोला कि बी को कि मैं तेरे से लोहा खरीदूंगा इतने टन इतने प्राइस पे, मतलब ऑफर दिया ए ने बी को, ए ने ऑफर। अब उसका उल्टा बी ने भी उसी टाइम पे ऑफर दिया है क्योंकि आई वांट टू परचेज दिस मच टन ऑफ आयरन, इतना टन मैं आयरन खरीदूं इतने प्राइस पे तेरे से। तो दोनों में इतने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आयरन के वेट टन की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर प्राइस की बात हो रही है, और एक साथ ही ऑफर दिया जा रहा है, और दोनों को नहीं पता, ए को नहीं पता कि बी मेरे को ऑफर दे रहा है और बी को नहीं पता ए मेरे को ऑफर दे रहा है, तो दोनों को नहीं पता एक दूसरे को। ठीक है, तो ये है क्रॉस ऑफर। इस एग्जांपल से अगर आप समझ पाए हो। और इसी में एक केस है टिन वर्सेस हॉफमैन, जो कि इसी के रिगार्डिंग है। ओके, सो जो इम्पोर्टेंट बेसिक एसेंशियल है क्या, सेम ऑफर टू वन अनदर। दोनों पार्टी एक दूसरे को सेम ही ऑफर देंगी, मतलब जो ऑफरर और ऑफरर है वो एक दूसरे, ऑफरर और ऑफरी है वो एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या सेम ऑफर का, कि जो ऑब्जेक्ट है ऑफर का और जो पार्टीज एक दूसरे को दे रही हैं वो सेम है। ठीक है, और जो ऑफर, जैसे मान लीजिए इसमें आयरन की बात हो रही तो आयरन के रिगार्डिंग ये ऑफर है और सेम टन का होना चाहिए। उसके बाद पार्टीज भी सेम, मतलब ए और बी दे रहा है, और ए को बी दे रहा है और बी को ए दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? कहीं अगर इसमें मान लो सी आ गई बीच में तो वो क्रॉस ऑफर कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, तो पार्टीज भी सेम होनी चाहिए जो एक दूसरे को दे रही है, ए बी को दे रहा है और बी ए को दे रहा है। ठीक है, और ऑफर मस्ट बी मेड इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, मतलब जो 2 पार्टी एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं उन्हें पहले से ही पता नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे हमें ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ए ने जो बी को ऑफर दिया उसके बारे में बी को पहले से नहीं पता होना चाहिए। मतलब कब पहले से नहीं, ए ने जब बी को ऑफर दिया, इस तो बी को ए के ऑफर का पता होने से पहले ही बी ने ए को दोबारा ऑफर देना होगा। ठीक है, अगर मान लो ए ने बी को ऑफर दिया और बी को उसके ऑफर का पता है, उसके बाद बी ने कुछ ए को बोला है, तो वो वैलिड क्रॉस ऑफर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केस लॉ की। सो केस लॉ में है टिन वर्सेस हॉफमैन। सो इस केस में, इस केस को पढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या क्रॉस ऑफर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? अब मैंने आपको बताया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल है। अब इसमें ऑफर है, सोचो इस एंगल से, दोनों ने पार्टीज ने एक दूसरे को सेम ऑफर दे दिया, किसी ने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। तो ऑफर और अगर दिया सिर्फ दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो क्रॉस ऑफर्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऑफर ही देती है, कोई पार्टी की द्वारा किसी की। ठीक है, तो इसी केस में ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो मैंने आपको ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताई कि क्या क्रॉस ऑफर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस एक पार्टी के द्वारा नहीं होती, दोनों पार्टी से एक दूसरे को ऑफर दे रही है। ठीक है, तो जो केस है टिन वर्सेस हॉफमैन, इसके फैक्ट्स क्या है? क्या
कि एक डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने ऑफर किया अपना 800 टन का आयरन बेचना प्लेंटिफ को एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर टन, ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियसली उसी के बाद जस्ट साथ ही कंप्लेनेंट जो है या आप ले लो प्लेंटिफ, उसने भी ऑफर किया कि वो बाय करेगा सेम क्वांटिटी आयरन की डिफेंडेंट से एक सिमिलर टर्म्स पे, ठीक है। तो वही एक ने बोला मैं तेरे को बेचूंगा, दूसरे ने बोला मैं तेरे से खरीद दूंगा ऑफर में। अब जो की इशू था कोर्ट के सामने वो था कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आए पार्टीज के बीच में इन दोनों ऑफर से, और क्या जो दोनों पार्टीज ने एक ही चीज का जो ऑफर दिया आपस में ना जानते हुए कि हम दोनों एक ही दूसरे को एक ही चीज का ऑफर दे रहे हैं, तो वो क्या जो साइमल्टेनियस ऑफर एक के बाद एक दिया है, एक के बाद एक, तो वो क्या वैलिड एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आएगा। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ये क्रॉस ऑफर की कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ही दिए गए थे और दोनों पार्टीज को प्रायर नॉलेज थी ही नहीं कि हम एक दूसरे को एक ही चीज का ऑफर दे रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरे से सेल करने का, दूसरा कह रहा है आई एम गोइंग टू बाय, ठीक है। सो ये जो ये ऑफर जब इसमें वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं तो ये बाइंड भी नहीं करेगा पार्टीज को और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, इन द केस ऑफ क्रॉस ऑफर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ साइमल्टेनियस ऑफर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली बोथ पार्टीज मेक करती हैं और कोई भी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो रिजल्ट नहीं करती, ठीक है। अब हम बात करते हैं काउंटर ऑफर की। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉस ऑफर तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को सेम ऑफर दे दिया साइमल्टेनियसली बिना विदाउट प्रायर नॉलेज, ठीक है ना, सिमिलर टर्म्स पे। काउंटर ऑफर आप ऐसे देखिए, जब भी आपके यहाँ लेडीज की सब्जी मंडी जाती है वो बार्गेन करती हैं, तो बार्गेन से याद रखिएगा काउंटर ऑफर है। जैसे एक लेडी है ए, वो गई सब्जी मंडी में बी से लेने, क्या लेने गई, टोमेटोज लिख देते हैं, टोमेटोज, ठीक है। तो ए लेडी है, वो गई बी से टोमेटोज लेने। बी कहता है कि मैं आपको 50 रुपए पर किलो टमाटर दे दूंगा, ठीक है। जबकि लेडी कहती है भाई 50 रुपए पर किलो ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं मैं आपसे ले तो लूंगी लेकिन अगर आप उसे 40 रुपए पर किलो करो। तो लेडी ने जो बी का ऑफर था कि क्या कि मैं 50 रुपए पर किलो में तेरे को टमाटर बेचूंगा, उसे एक्सेप्ट किया पर क्वालिफाई करा। क्वालिफाई मतलब उसमें अपनी मर्जी की एक टर्म डाल दी, क्या कि बिना बी के कंसेंट से, क्या कि मैं तेरे से 40 रुपए पर किलो में लूंगी, ठीक है। अब शी इज रेडी टू परचेज टोमेटोज फ्रॉम बी, वो बी से टोमेटो लेने में रेडी तो है खरीदने में, लेकिन अगर बी उसे 40 रुपए में बेचे, तो ये जो ये ए ने बी को बोला कि मैं 40 रुपए में खरीद दूंगी 50 रुपए के बजाय, तो ये एक तरह का उसने जो लेडी है उसने बी का ऑफर काउंटर कर दिया, मतलब बी के ऑफर को चेंज करके एक नया ऑफर बना के उसके सामने रख दिया। तो ये होता है काउंटर ऑफर, ठीक है। सो आप ऐसे ही पढ़िए। और अगर मान लीजिए काउंटर ऑफर रखा है तो बी बाउंड नहीं है, बी को ऐसा नहीं कि उसे जो काउंटर ऑफर है वो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, उसकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, ओके। सो क्या है, a counter offer occurs when the offer responds to the original offer with a qualified acceptance that includes modification or variation to the terms of original offer। अब इसमें terms of original offer क्या थी कि ए बी कहते हैं ऐसे कि मैं आपको टमाटर बेचना चाहता हूँ, ए कहते हैं कि मैं रेडी हूँ लेकिन मैं 50 रुपए किलो नहीं 40 रुपए किलो लूंगी। तो इसमें मॉडिफिकेशन या वेरिएशन क्या है, 50 की जगह 40 रुपए किलो, ठीक है। So it's important to understand that a counter offer is in fact a rejection of the original offer। वो बेसिकली रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो कि वो चेंज करे, वो आउटराइटली रिजेक्ट भी कर सकती है और उसके बाद एक नया ऑफर भी दे सकती है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक पर्सन है ए ने क्या किया, ये बोलता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ बी को 10 लाख में, लेकिन बी कहते हैं कि भाई मैं 10 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं 8 लाख में खरीदूंगा। तो जो ये बी ने बोला है कि मैं 8 लाख में खरीदूंगा, ये एक काउंटर ऑफर है, ठीक है। और उसने इफेक्टिवली उसने तभी रिजेक्ट कर दिया जो ए का ओरिजिनल ऑफर था, क्या कि मैं कार को 10 लाख में बेचूंगा, ठीक है। सो अब अगर मान लो बी ने जो नया ऑफर दिया ए को, क्या कि मैं 8 लाख में खरीदने को रेडी हूँ। अब ए बोलता है नहीं मैं नहीं बेचता तेरे को, तू रहने दे। अब उसके बाद
उसको कार खरीदनी है बी को, तो वो कहता है चल ठीक है, जो तूने बोला मुंह बोली रकम 10 लाख मैं उसी में रेडी हूँ। अब जो ये बी है दोबारा ओरिजिनल ऑफर पे रिटर्न हुआ है, ये भी एक तरह का बी का सेकंड काउंटर ऑफर है, और ए के पास फ्रीडम है कि वो ओरिजिनल ऑफर को भी दोबारा एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, तो यही चीज लिखी है क्या, इफ लेटर ऑन बी एग्रीज टू बाय द कार फॉर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 10 लाख ए मे रिफ्यूज। ए मे रिफ्यूज मतलब मे का मतलब वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैंडेटरी नहीं है कि वो रिफ्यूज ही करेगा। ठीक है, ये होता है काउंटर ऑफर। अब इसके रिगार्डिंग एक केस है हमारे पास हाइड वर्सेस रेंज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि काउंटर ऑफर का जो पूरा प्रोविजन है वो इसी केस के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। इस केस में क्या था, एक पर्सन है वो अपना फार्म बेचना चाहता है, कितने रुपए में, 1000 पाउंड्स में। जिस पर्सन को बेचा है वो कहता है 1000 पाउंड नहीं, मैं तेरे को 950 पाउंड में ही खरीद दूंगा तेरे से तेरा खेत अगर तू रेडी है। ठीक है, पर वो मानता नहीं जो पर्सन बेच रहा है। अब सामने वाले पर्सन जो कह रहे हैं 950 पाउंड में मैं खरीद दूंगा 950 पाउंड में, वो कहता है चल 50 पाउंड का अंतर है, मैं तेरे से 1000 पाउंड ओरिजिनल ऑफर में ही खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेन पर्सन है वो कहता है, जिसका फार्म है वो कहता है चलो। अब कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, अगर ये फैक्ट्स है, कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन खरीद रहा है फार्म, पहले तो उसने 950 आउटरेटली रिजेक्ट कर दिया 1000 का पाउंड का, फिर उसने कहा 950, फिर जो उसका खेत है उसने मना कर दिया, फिर उसके बाद जो पर्सन कहते हैं मैं दोबारा से ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ जो 1000 पाउंड वाला है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा कि जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसका खेत है, वो बाउंड नहीं है प्लेंटिफ के रिस्पॉन्स को। क्यों? जो प्लेंटिफ ने बोला कि मैं ओरिजिनल ऑफर पे रिटर्न करता हूँ 1000, क्यों? क्योंकि वो एक काउंटर ऑफर है, काउंटर प्रपोजल है। ठीक है, अगर प्लेंटिफ ने सिंपली सबसे पहले ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था जो 1000 पाउंड का, अगर प्लेंटिफ ने सबसे पहले वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता जो कि 1000 पाउंड के रिगार्डिंग था, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता। लेकिन उसने जो पहला ऑफर था 1000 पाउंड वाला वो मना कर दिया। कैसे? काउंटर प्रपोजल देके 950 वाला। और अब 950 पे जब मालिक फार्म का मना करता है तो वो कहते हैं चलो ओरिजिनल ऑफर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो डिफेंडेंट के पास राइट है कि वो ओरिजिनल ऑफर पे जो तीसरी बार में रिटर्न हुआ है, जो पर्सन खरीदना चाहता है, वो उसको मना भी कर सकता है। ठीक है, क्यों मना कर सकते हैं? क्योंकि वो एक सिंपल काउंटर प्रपोजल है। ओके, सो आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, नहीं तो आप ये रीड करिएगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ओके, मूविंग टुवर्ड्स लास्ट टाइप ऑफ ऑफर जो कि स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। जो स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर है, ये एक ही तरह के ऑफर के अलग अलग नाम से, आप इसे स्टैंडिंग बोलो, ओपन बोलो, कंटिन्यूइंग बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी नाम से हमें पता चलता है एक ऐसा ऑफर जो कि एक पीरियड के लिए ओपन रहता है एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, उसी को हम स्टैंडिंग बोलते हैं ऑफर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है क्या, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। एक ऑफर जिसे हम खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं कि सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट कर सके एक पीरियड ऑफ टाइम तक, 1 साल 2 साल या जितने भी, उसी को हम स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा एग्जाम्पल है क्या, एक पर्सन है ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को 1000 बैग बेच सकता हूँ, लिमिट बता दी उसने, वो भी 1 साल में, वन ईयर, मतलब ले लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये एक स्टैंडिंग ऑफर है, और 1000 बैग का उसने ऑफर तो दे दिया, तेरे को बेच सकता हूँ 1 साल के पीरियड में, लेकिन कब वो बेचेगा वो डिपेंड है जब सामने वाली पार्टी उसके पास ऑर्डर प्लेस करे कि मेरे को 100 बैग चाहिए, 50 बैग चाहिए, जितने भी बैग चाहिए एक पर्टिकुलर डेट पे, तो वो 1000 बैग में से 100 बैग या जितने का भी ऑर्डर किया उतने की एक्सेप्टेंस होती है ऑफर। समझे? यही चीज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में लिखी हुई है क्या, इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स विच मे बी प्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, तो जब और तब ऑर्डर्स प्लेस होते हैं वो अमाउंट करते हैं कि एक्सेप्टेंस होगी ऑफर की उस एक्सटेंट तक। मतलब अगर उसने बोला मेरे पास, मैं ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को 1000 बैग ये दे सकता हूँ वीट के 1 साल के पीरियड में, लेकिन 1 साल के पीरियड के हमारा ये है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मान लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, अब उसने 5 जनवरी को बी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरे को 100 बैग चाहिए वीट के, तो जो ए के ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई है वो सिर्फ 100 बैग तक ही एक्सेप्टेंस हुई है। ठीक है, तो ये मतलब है इस लाइन का। ठीक है, और उसके नीचे यही रिगार्डिंग में एग्जांपल दिया हुआ, उन्होंने बस 15 जनवरी लिखा हुआ, मैंने आपको 5 जनवरी बताया। ठीक है, सो हमने देख तो लिया स्टैंडिंग ऑफर क्या है। अब इसकी रिवोकेशन या विड्रॉन या हम इसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं।
जो पर्सन जब ऑफर देता है, जैसे मान लो उसने 1 साल का ऑफर दिया, लेकिन 6 महीने में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसे ऑफर बंद करना पड़े या कैंसिल करना पड़े, तो क्या कर सकता है वो? एक पर्टिकुलर डेट पे कोई भी, अब जैसे मान लो इसने, अगर हम देखें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ऑफर रखा है, अगर वो मान लो 8 दिसंबर को कोई चीज़ होगी, तो वो कह सकता है बी को, जिसको ऑफर दिया है, क्या कि भाई मैंने जितने अब तक तेरे ऑर्डर प्लेस करें सबको मैंने फुलफिल कर दिया उतने बैग का, लेकिन अब 8 दिसंबर से ये ऑफर जो है ये बंद कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और 8 दिसंबर के बाद अगर तू कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो मैं उसे फुलफिल नहीं करूँगा, उतने बैग की सप्लाई नहीं दूंगा मैं। अब अगर कोई ऑर्डर बी ने 8 दिसंबर से पहले प्लेस किया हुआ, उसके लिए जो पर्सन जो ऑफर दे रहा है वो बाइंड है फुलफिल करने के लिए, लेकिन अगर 8 दिसंबर के बाद दे रहा है तो वो बाइंड नहीं है, जो पर्सन ऑफरर है। ठीक है, तो यही चीज लिखी है क्या, सच एन ऑफर में बी रिवोक्ड और विड्रॉन बिफोर द ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, मतलब ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इवन दो द ऑफर इज ओरिजिनली मेड ओपन टिल अ पर्टिकुलर टाइम इट मे बी रिवोक्ड। अच्छा, चाहे ऑफर को हमने 1 साल के लिए ओपन करा है, लेकिन हम उससे 6 महीने 2 महीने जितने मर्जी पहले भी रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑफर, जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो बाउंड ही नहीं है कि वो ऑफर को उतने पूरे पीरियड के लिए ओपन रखे, और वो उसे कभी भी रिवोक कर सकता है, लेकिन कैंसिल कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? अगर सामने वाली पार्टी ने उसको कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। अगर ऑर्डर प्लेस किया है रिवोक करने से पहले तो उसे फुलफिल करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर प्लेस नहीं किया है रिवोक करने से पहले तो उसे कोई फुलफिल नहीं करना, और अगर ऑर्डर प्लेस किया है रिवोक होने के बाद तो भी वो पर्सन ऑफर बाउंड नहीं है उसे फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमारा केस है, आप इससे समझिएगा। बैंक एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को वीट दूंगा 1000 बैग, और ये ऑफर है सिर्फ जनवरी और फरवरी मंथ के लिए। ठीक है, अब जनवरी में ए ने, जो बी है उसने 500 बैग मंगा लिए, 500। ठीक है, अभी भी उसके पास लिमिट है 500 बैग और की। ठीक है, अब जनवरी के बाद जैसे खत्म हुआ फरवरी में, अभी तक सिर्फ बी ने 500 बैग का ऑर्डर दिया है और उसको ए ने फुलफिल करके भेज दिए, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं दिया है बी ने। अब मान लो कोई 1 फरवरी को कोई पहले से ऑर्डर तो दिया नहीं हुआ, बी ने पहले एक ऑर्डर दिया था वो उसने फुलफिल कर दिया था ए ने। ए बोलता है 1 फरवरी को बी को क्या कि मैं अब से ये ऑफर कैंसिल कर रहा हूँ। अब बी कहते हैं ऐसा कैसे, मेरे को तो 500 बैग और चाहिए। तो कहते हैं मैं तो आज से ये भी से आपको कम्युनिकेट कर दिया कि मैं ऑफर कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब 1 फरवरी को ए ने बी को बोल दिया कि मैं ऑफर कैंसिल कर रहा हूँ, तो उसके बाद 2 फरवरी को बी दोबारा फोन करता है ए को कि आप कुछ देख लीजिए अगर 500 बैग और मिल जाए। तो वो कहता है भाई मैंने पहले ही ऑफर कैंसिल कर रखा है, मैं नहीं भेज सकता। तो क्या बी कोर्ट जाके कह सकते कि आप कोर्ट को कि आप एक ऑर्डर दो कि 500 बैग भेजे बाकी मेरे को? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जो ये ओपन स्टैंडिंग ऑफर है, और जब तक ही ये ऑफर है तब तक ही एग्जिस्टेंस में, तब तक ही जो बी है वो ऑर्डर दे के सामान मंगा सकता है। अगर ऑफर कैंसिल हो गया उसके बाद ए बाउंड नहीं है सामान भेजने के लिए। मतलब इसमें जो ऑर्डर करना है वो एक तरह से एक्सेप्टेंस है ऑफर की अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक है, तो अब इसमें जो केस है बंगाल कोल को लिमिटेड वर्सेस होमवार्डी एंड को, इसमें जो बंगाल कोल को है ये डिफेंडेंट है, तो बंगाल कोल को जो है वो डिफेंडेंट है, होमवार्डी एंड को जो है वो प्लेंटिफ है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब स्टैंडिंग ऑफर हुआ। मतलब आप ले लो जो डिफेंडेंट है उसने बोला प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को बोला क्या कि एक सर्टेन क्वांटिटी तक एक एग्रीड प्राइस के ऊपर हम आपको 12 महीने तक कोल सप्लाई करेंगे और उतनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे जितनी आप मांगोगे ऑर्डर में हमसे। ठीक है, टाइम टू टाइम। अब प्लेंटिफ जो है उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया सप्लाई का कुछ कोल का, और वही जो डिफेंडेंट कंपनी उन्होंने वो फुलफिल कर दिया। अब 12 महीने के पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए ये ऑफर ओपन रखा था, उससे पहले ही डिफेंडेंट जो है उन्होंने बोल दिया कि हम ऑफर को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, विड्रू देयर ऑफर टू सप्लाई फर्दर कोल, और कोल इसके बाद से नहीं बेचेंगे। और उन्होंने बोला कि अब हम, अगर आपको हमने बता दिए कि आज के बाद से हम और कोल नहीं भेजेंगे, हमने ऑफर को कैंसिल कर दिया, अगर आप इसके बाद कोई और ऑर्डर प्लेस करोगे तो हम आपको कोल नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो जो प्लेंटिफ उन्होंने स्यू कर लिया कि इन्होंने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दी, जबकि 12 महीने का था, इन्होंने पहले रिवोक कर दिया। तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहते हैं ये ओपन ऑफर या स्टैंडिंग या कंटिन्यू ऑफर है, इसमें जो पीरियड बताया गया जितने पीरियड के लिए ऑफर ओपन होगा उससे
पीरियड के ख़त्म होने से पहले भी जो ऑफर है वो उसे कैंसिल कर सकते हैं। और अगर कोई ऑर्डर ऑफर के कैंसिल होने के बाद प्लेस होता है तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो ऑफरर है वो लायबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑर्डर ऑफर के कैंसिल होने से पहले का प्लेस है तो उसके लिए वो लायबल है ऑफरर। मतलब अगर मान लो एक ऑर्डर प्लेस हुआ ऑफर के कैंसिल होने से पहले तो उसको ऑफरर को कंप्लीट करना होगा। अगर कोई ऑर्डर प्लेस हुआ ऑफर के कैंसिल होने के बाद तो उसको ऑफरर को फुलफिल नहीं करना होगा। ठीक है, तो अब जब इस केस में उन्होंने ऑर्डर दिया था ऑफर के कैंसिल होने के बाद अगर, तो वो ऑफरर लायबल नहीं है। और यहाँ लिखे देवर बाउंड, जो डिफेंडेंट है देवर बाउंड टू सप्लाई कोल ओनली एज रिगार्ड ऑर्डर विच हैड ऑलरेडी बीन प्लेस, जो कि पहले से प्लेस हुए हैं ऑफर के कैंसिल होने से पहले, बट वर फ्री टू रिवोक देयर ऑफर फॉर सप्लाई ऑफ कोल देयर आफ्टर। ठीक है, लेकिन ऑफर के कैंसिल होने के बाद वो जरूरी नहीं है, वो बाइंड नहीं है कि सप्लाई करें कोल को अगर ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, तो यही था हमारा सारा ऑफर्स का सारा लबोलबाब कि क्या होता है ऑफर के टाइप्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।